Good morning, class 10. Our today topic is we started over chapter number 3, that is conditional statements, and today topic is if else if. We already discussed in class, so again we discuss about the if else if statement. If else if statement, जैसे कि हम लोगों ने if statement पढ़ी थी, if else पढ़ी थी. इसमें क्या होता था, जस्ट वन कंडीशन हम चेक आउट करते थे, उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट क्या होती है, वो टर्मिनेट होती है. ऑफ इन इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते थे, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो रही थी तो उसका एल्स वाला पोर्शन टर्मिनेट हो रहा था, और अगर वो स्टेटमेंट जो कंडीशन थी वो ट्रू हो रही थी तो हमारे पास उसका ट्रू सेक्शन था वो क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था. तो इन दोनों के अंदर इफ एल्स इफ की क्यों जरूरत पड़ी थी कि इफ के अंदर क्या हो रहा था कि जस्ट ट्रू पार्ट जो है वो टर्मिनेट हो रहा था. अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास जो फॉल्स सेक्शन था वो टर्मिनेट नहीं हो रहा था. इसीलिए फिर कोडर्स ने क्या किया कि उन्होंने इफ एल्स को जो है वो क्या किया, लॉन्च करवाया था. इफ एल्स में क्या होता था, जस्ट आपके पास वो क्या करता, सिर्फ दो कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स. बात सिनेरियोस में हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे पास दो कंडीशंस नहीं होती, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं. तो हम किस तरीके से उसको टर्मिनेट करवाएंगे, वो इफ एल्स में भी नहीं हो रहा था, इफ में भी नहीं हो रहा था. फिर इसीलिए उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट आई थी, इफ एल्स इफ. इफ एल्स इफ का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, अगर वो फॉल्स में फिर कंडीशंस है उसको टर्मिनेट, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस को हम क्या कर सकते थे, उनको चेकआउट करके उनको हम टर्मिनेट करवा सकते थे. तो इफ एल्स इफ में क्या होता है, इफ एल्स इफ यूज्ड फॉर द मल्टीपल डिसीजन, यानी कि जब हमने मोर देन टू डिसीजन करनी होती है तो हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ एल्स इफ. इफ एल्स इफ का सिंटैक्स क्या होता है, इफ कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट एक भी आ सकती है, आप बॉडी भी बना सकते हैं. अगर आप बॉडी बनाएंगे तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे. अगर बॉडी नहीं है, जस्ट आपने खाली एक लाइन प्रिंट आउट करवानी है तो जस्ट आप क्या लिख देंगे, ट्रू स्टेटमेंट, और साथ ऐसे इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया कि मोर देन वन स्टेटमेंट होगी तो वो भी क्या आ जाएंगे आपके पास, ग्रुप, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ अवर कंडीशन. और याद रहे कि जो सिंटैक्स होता है वो एज इट इज लिखा जाता है. अगर आप इसमें से किसी भी चीज की, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई और एफ स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, अगर आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा. तो जैसे सिंटैक्स होता है आप उसी को एज इट इज लिखेंगे. आप लोग सिर्फ चेंजिंग किसके अंदर करेंगे, आप अपनी प्रिंटफ के अंदर, स्कैनफ के अंदर, वेरिएबल्स डिक्लेरेशंस के अंदर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कंडीशंस कर सकते हैं. अदरवाइज सिंटैक्स जो है वो एज इट इज ही लिखा जाएगा. और कंडीशन जब आप लोग लिखते हैं, कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता आपको. जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम कोडिंग करते हैं हर लाइन को हम सेमीकोलन के साथ, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, उसके साथ एंड करते हैं, जैसे कि इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं. पर कंडीशन के बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं लगता, क्योंकि हमारी यहाँ पे प्रोग्राम जो लाइन है वो एंड नहीं होती. हम चेकआउट कर रहे होते हैं कि कौन सी कंडीशन को जो है वो, कौन सी कंडीशन ट्रू है, किसको टर्मिनेट करना है. इसीलिए कंडीशन के बाद आप लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे. देन हमारे पास स्टेटमेंट्स के बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे. अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका प्रोग्राम. अब देखिए इफ कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इसके एल्स में जाता है. अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास मल्टीपल डिसीजंस हैं तो अब हमने फिर चेक करना है कि दूसरी कंडीशन को फिर हम अगेन इफ लगाएंगे, यानी कि इफ एल्स, फिर इफ एल्स, फिर देन इफ एल्स, और इस तरीके से जितनी आप कंडीशंस होगी आप उसको चलाते जाएंगे. तो इफ कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट, फिर एल्स में आ जाएंगे, फिर इफ कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट. इस तरीके से आप पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी आपकी डिमांड्स है, कितने आप लोगों ने स्टेटमेंट्स को एंटर करना है. इसी तरीके से आप इफ एल्स इफ लगाते जाएंगे और अपनी कोडिंग को करते जाएंगे. और याद रहे जब भी हमारे पास लास्ट पे जब एक ही स्टेटमेंट रहता है, जैसे क्या है आप लोगों के पास सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो उसमें कंडीशन चेक नहीं होती, वही टर्मिनेट होगा. तो आप एल्स के अंदर क्या लिख देंगे, फॉल्स स्टेटमेंट एंड देन सेमीकोलन. ये आपका इफ एल्स इफ का सिंटैक्स था. ये क्लियर, जिस बच्चे को सिंटैक्स क्लियर होता है, प्रोग्राम जिस मर्जी के तरह का हो, आप लोग उसको जस्ट सिंटैक्स लिखते जाएंगे, उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे वो पुट करेंगे, आपका प्रोग्राम जो है वो डेवलप हो जाएगा. मेजर चीज होती है
सिंटैक्स क्लियर होना। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने क्या प्रिंट आउट करवाना है, ग्रेड अकॉर्डिंग योर ऑब्टेन मार्क्स। लेट्स सपोज बच्चे ने के मार्क्स लिए हैं, ग्रेडिंग किस तरीके से करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो है प्रोग्राम क्या होगा, सबसे पहले जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है उसके 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन एंड देन द बॉडी। हेडर सेक्शन के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था क्लास के अंदर कि हम लोग हेडर सेक्शन के अंदर हेडर फाइल्स जो है वो इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स का पर्पस ये होता है कि आपको हेडर फाइल्स के अंदर जो कोडिंग है वो सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आप उसका नेम लिंक करते हैं, अटैच करते हैं और आपकी जो कोडिंग होती है वो आपके प्रोग्राम के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। तो सबसे पहले हेडर फाइल आप लोग शार्प इंक्लूड stdio.h। stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h एक्सटेंशन है, मींस के हेडर फाइल। नेक्स्ट हमारे पास हेडर फाइल्स होती है शार्प इंक्लूड .io.h दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट। stdio.h ये हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर इनपुट भी होगी आउटपुट भी होगी, तो ये वाली जो हेडर फाइल है ये नेसेसरी है। नेक्स्ट हमारे पास .io.h कंसोल, जैसे हमारे पास कुछ फंक्शन जैसे हम यूज करेंगे getch फंक्शन यूज किया गया इस प्रोग्राम के अंदर, तो उसकी जो कोडिंग होती है वो .io.h के अंदर होती है। नेक्स्ट math.h हेडर फाइल्स हैं, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी हम अपनी हेडर फाइल्स को क्या करते जाएंगे, इंक्लूड करवाते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा सेक्शन होता है दैट इज मेन सेक्शन। मेन सेक्शन के अंदर जस्ट हम एक लाइन लिखते हैं दैट इज void main। void का मतलब होता है नथिंग, और यानी कि ये आपके पास जो फर्स्ट थिंग है void, इसका मतलब होता है रिटर्न टाइप, और जो ब्रैकेट्स जो हमारा पैरेंथेसिस हैं ये होता है पैरामीटर, यानी कि इस प्रोग्राम की जो रिटर्न टाइप है वो भी नल है और जो पैरामीटर्स हैं वो भी नल है। नेक्स्ट अब हम ये आप लोगों के हर प्रोग्राम के अंदर ये 3 लाइंस जो हैं ये एज इट इज होती हैं। देन हमारे पास क्या होती है, बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी आप लोगों ने कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट करनी है और जहां पर एंड करना है वहां पर आपने कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। नेक्स्ट ये आपका लेआउट प्रोग्राम का डेवलप हो गया। अब हमने अपनी स्टेटमेंट को देखना है कि हम लोगों से क्या चीज रिक्वायरमेंट की जा रही है, क्या चीज पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेड को प्रिंट आउट करवाना है, यानी कि प्रिंट एफ के अंदर हमारे पास ग्रेड आएगा जो कॉन्सेप्ट आपको स्टेटमेंट भी बता रही है। और देन ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स हमने यानी कि यूजर से क्या करना है, मार्क्स लेने, यानी कि इनपुट हमने मार्क्स लेनी है और आउटपुट हमने क्या देनी है, ग्रेड्स की। तो सबसे पहले इंटीजर एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको बताया गया था कि वो 2 चीजों पर डिपेंड होती है, नंबर 1 डाटा टाइप एंड देन द वेरिएबल नेम। मैंने यहाँ पे डाटा टाइप इंटीजर, क्योंकि मार्क्स जो है वो इंटीजर फॉर्म में होते हैं। इंटीजर की जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है और मार्क्स राउंड अबाउट आपको पता है 996 इस तरीके के आते हैं, नंबर्स में आते हैं, इसलिए डाटा टाइप इंटीजर यूज की जाएगी। आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पर मैंने जैसे m वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, आप पूरा मार्क्स लिखते हैं या a लिखते हैं, b लिखते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाना है। नेक्स्ट प्रिंट एफ। अब यूजर को नहीं पता कि क्या चीज रिक्वायर की जा रही है, तो प्रिंट एफ हम सबसे पहले करवाएंगे एंटर योर मार्क्स, यानी कि यूजर को अपनी आउटपुट स्क्रीन पे क्या चीज नजर आएगी, एंटर योर मार्क्स। इसका मतलब उससे क्या, उसको पता चल जाएगा मैंने मार्क्स एंटर करने हैं। अब उसने जब मार्क्स एंटर करेगा तो हम स्कैन एफ जो है वो इनपुट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। वो क्या करेगा, आपकी जो यूजर ने एंटर की थी वैल्यू उसको क्या कर देगा, मेमोरी के अंदर स्टोर करवा देगा। स्टोरेज के लिए इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होता है, %d या फिर %i, वो आप पे डिपेंड करता है, आप %d लगा लें या %i लगा लें। देन हमारे पास आता है एड्रेस ऑपरेटर m। अब यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर ये एंड ऑपरेटर नहीं है, एंड ऑपरेटर के लिए हम डबल जो है वो एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं। आपको पहले बताया गया था कि एंड ऑपरेटर के लिए ये वाला यूज होता है, और जब सिंगल ये वाला आता है इसको कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, यानी कि ये आपको वेरिएबल m का मेमोरी के अंदर एड्रेस शो करवाता है। अब हमारे पास यूजर ने वैल्यू एंटर की, हमने उसको स्टोरेज कर ली, मेमोरी में आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस, अपना सिंटैक्स जो था उसको देखते जाएंगे, उस सिंटैक्स को पुट करेंगे, जहां जहां पर जो कंडीशन होगी वो हम जस्ट कंडीशन चेंज होगी और प्रिंट एफ के स्टेटमेंट से चेंज होगी, अदरवाइज सिंटैक्स जो है वो एज इट इज ही रहेगा। अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर वो मार्क्स जो आए हैं 90 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो क्या प्रिंट करवाना चाहिए a+। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर वो एल्स में जाएगा, फिर चेक करेगा मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर 80 है तो ग्रेड a प्रिंट करवाएगा, क्योंकि ग्रेड
ग्रेडिंग के लिए आपको पता है कि ए बी सी मल्टीपल कंडीशंस है, इसलिए इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इस तरीके से वो सारी स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट होते जाएंगे। इस तरीके से 70 पे वो क्या प्रिंट करवा देगा, बी, 60 पे सी प्रिंट करवा देगा, 50 पे डी प्रिंट करवा देगा और 40 पे जो है 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू पे वो ई प्रिंट करवाएगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या रह जाती है, एफ की, क्योंकि लास्ट 40 से जिसके नंबर कम आते हैं उसका ग्रेड क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। तो एल्स के अंदर फिर अगेन इफ कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि ना तो हम कंडीशन लगाएंगे, जस्ट एक स्टेटमेंट लिख देंगे, जो हमारी आउटपुट आएगी वो क्या आ जाएगी, प्रिंट एफ ग्रेड एफ। अब यहां पर हमारा जो भी कोडिंग थी, कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हो गया। और लास्ट पर आप गेट ch का मतलब होता है गेट करैक्टर, तो इसीलिए फिर हम लास्ट पे गेट ch, और इसकी जो कोडिंग है वो कौन io.h के अंदर ऑलरेडी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देन आप उसकी बॉडी को क्लोज कर देंगे और हर लाइन को आप लोगों ने स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ क्या करवाना है, एंड करवाना है। कंडीशन के बाद सेमीकोलन या स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के अंदर या कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप इंशाल्लाह क्लास के अंदर आके उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को अभी लेक्चर समझ भी आया होगा, फर्दर इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।